हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके लिए सॉल्यूशन जो क्लास 12 का जो चैप्टर 1 चल रहा है सॉल्यूशन, उसका एक नया सेशन लेकर के फिर से हाजिर हूँ। तो आप सभी का आपके अपने क्लास किसमें आरजे केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं आरजे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे सॉल्यूशन में? हम लोग पढ़ रहे थे क्या? रॉल्ड्स लॉ। चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। तो रॉल्ड्स लॉ का हम लोग डिस्कशन कर चुके थे अच्छे से। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, 12th का प्लेलिस्ट में 2 प्लेलिस्ट बना दिए इसका, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो हल्का सा 2 मिनट या 5 मिनट तक फिर से क्या कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। और कुछ ने पूछा था कि ग्राफ फिर से बता दीजिएगा, उसको रिपीट कर देते हैं। तो तैयार है सभी? अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा क्या था, याद है किसी को? कि जो वाइपर प्रेशर होगा, ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? याद है तो बताइए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये इन्होंने कहा था। इसी बेसिस पे हमने एक इक्वेशन बनाया था, ठीक है, लिखा था ना, एक इक्वेशन लिखा था। वो इनका इक्वेशन क्या बना था? टोटल प्रेशर, एक सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर का क्या बना था? कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर प्लस कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर माइनस कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। ये क्या बना था? हमारा इक्वेशन बना था, मैथमेटिकल इक्वेशन, जिसका रॉल्ड्स लॉ का। क्लियर है? इसी में हमने ग्राफ बनाया था, इस तरह से ग्राफ बना था। इसी को दोबारा पूछा है किसी ने। इधर हम लोग क्या रखे थे? वाइपर प्रेशर और इधर मोल फ्रैक्शन। तो हमने इस तरह से ग्राफ बनाया था। यहाँ P2 नॉट कंपोनेंट 2 का, यहाँ P1 नॉट कंपोनेंट 1 का, इस तरह से ग्राफ बना था, याद है? यहाँ कंपोनेंट 1 का 1 था और कंपोनेंट टोटली क्या हो जाता है? 0। यहाँ कंपोनेंट 1 0 होगा और कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन क्या शो कर रहा है? मोल फ्रैक्शन। क्यों लिख रहे हैं 1 0 और 1 1? तो बाइनरी सॉल्यूशन का अगर याद हो आपको तो बताए थे, बाइनरी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है x1 प्लस x2, अगर दो में बाइनरी मतलब 2, वो क्या होता है? 1 होने के लिए एक 0 होगा तो एक 1 होगा। इसी पॉइंट को समझना था। और साथ ही ये भी कहे थे कि इसको रिलेट कीजिए y बराबर mx प्लस c से। मैथ जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, हालांकि 10th में भी पढ़ना था, 11 12 में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए y के लिए क्या हो गया? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P1 ये कांस्टेंट इसके, और m यहाँ क्या शो करता है? स्लोप। तो ये जो स्लोप है वही m शो कर रहा है। ये टोटल प्रेशर का क्या है? आपका स्लोप है। तो इसी का डिस्कशन करना था। क्लियर है? तो देखिए यहाँ होता क्या है कि हम क्या कर रहे हैं? मोल बढ़ा रहे हैं। तो मोल बढ़ा रहे हैं यानी नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है? 0 आकर के यहाँ 0 हो जा रहा है। वहीं कंपोनेंट 2 क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी मोल फ्रैक्शन के अनुसार हमारा कंपोनेंट P1 का पार्शियल प्रेशर और P2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है और बढ़ रहा है। एक और चीज बताए थे कि P2 को हम ज्यादा लिए हैं। P2 क्या है? P2 नॉट ग्रेटर देन P1। कहां पे? ग्राफ पे। ऐसा क्या किए हैं? ऐसा अजम्पशन किए हैं। क्या किए हैं? एज्यूम किए हैं। क्योंकि स्टडी करने के लिए कंपैरिजन करना जरूरी है, तो कंपैरिजन करने के लिए ये एज्यूम किए हैं। तो यहाँ P2 हाई है, इसका एक सिग्निफिकेंस है। बता सकता है कोई क्या सिग्निफिकेंस है इसका? सबको विजुअल है सब कुछ?
क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए सिग्निफिकेंस क्या है बताते हैं। P2 क्या शो कर रहा है, पार्शियल वाइपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, यानी P2 अगर हाई होगा, P2 हाई होगा, ये क्या शो करता है कि जो कंपोनेंट 1 होगा, जो कंपोनेंट 1 होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा वेपोराइज होगा, है ना, ज्यादा वेपोराइज होगा तभी तो उसका वेपर प्रेशर क्या है, वेपर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। वेपर प्रेशर क्या है वो याद है ना, उसको भी बता देते हैं। देखिए क्या बताए थे कि अगर ये जार है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है, इसको हीट देंगे, ठीक है, तो ये वाइपर में चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, वाइपर में यहाँ चेंज होगा। जो वाइपर फेज में जो चेंज होगा, तो जो वाइपर फेज में हमारा क्या, वाइपर फेज में कौन, वाइपर जो लिक्विड पे प्रेशर लगाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वाइपर प्रेशर। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, समझे इसको, नहीं समझे तो बोलिए, फिर से वाइपर प्रेशर बताता है। ठीक है, क्या करता है, वाइपर का ये जो पार्टिकल है वो किस पे एक्सर्ट करता है प्रेशर, लिक्विड फेज पे, उसको क्या बोलते हैं, वाइपर प्रेशर। सिंपल छोटा सा डेफिनेशन है, हीट देने के बाद जो वाइपर में कन्वर्ट होगा, वाइपर का पार्टिकल लिक्विड फेज पे क्या करता है, यानी इस जो लिक्विड है उस लिक्विड फेज पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, वाइपर प्रेशर। ये बता चुके थे, फिर से रिपीट करते हैं, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का यहाँ हो जाए तो तैयार हो जाइए न्यूमेरिकल के लिए। मिटाना थोड़ा सा सर दर्द जाता है, कोई बात नहीं, मिटाने के लिए इसलिए स्पेशल चीज हमको यूज करना पड़ रहा है, ऐसा का हिस्सा है, तो तैयार हैं सभी क्वेश्चन के लिए, ठीक है, हो जाए। देखिए क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर CHCl3, इसका वेपर प्रेशर एंड डाइक्लोरोमीथेन CHCl2, इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, इज गिवन, क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको 200 mm ऑफ लिखने की जरूरत नहीं, mmHg एंड 415 mmHg, इतना क्या है दिया हुआ है। अब पूछा है, यानी अब कहा है if CHCl3 and CH2Cl2 is mixed together to form a solution having weight, इनका वेट दिया हुआ है 22.5 ग्राम एंड 40 ग्राम, ठीक, इतना चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, देन फाइंड टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, पीटी आपको निकालना है क्वेश्चन में। यानी सब कुछ दिया हुआ है आपको, प्रेशर दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, आपको निकालना है टोटल वेपर प्रेशर। तो रॉल्ट लॉ के अनुसार कैसे चलेंगे, इसको हम आप लोगों को समझ दें या हम ही बता दें। चलिए 30 सेकंड का समय देते हैं, तब तक
कुछ डेटा आपको उतार देते हैं सॉल्यूशन में। डेटा क्या क्या दिया है, एग्जाम में जब भी बनाइए गिवन डेटा ही लिखिए, एकदम लिखना ही लिखना है इसे, इस पे भी मार्क्स मिलता है, स्पेशली 12th के लिए बोल रहे हैं। बाकी जेई में तो एकदम धड़ाधड़ से करना है। तो देखिए हमारा रॉल्ट लॉ का इक्वेशन क्या है, यानी सबसे पहले याद हमें होना चाहिए कि रॉल्ट लॉ का इक्वेशन क्या है। ठीक है, रॉल्ट इक्वेशन क्या था, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ P1 नॉट P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। यानी हमें क्या क्या चाहिए, P1 दिया हुआ है, P2 भी दिया हुआ है, कहाँ दिया, यहाँ, ठीक है, लेकिन x2 हमें पता नहीं है, यानी मोल फ्रैक्शन। तो हमें क्या करना होगा, यानी हमारा टारगेट क्या है, मोल फ्रैक्शन पता करना, और x2 क्या है, कंपोनेंट 2। तो कंपोनेंट 2 यहाँ क्या है, CH2Cl2, यानी x ऑफ CH2Cl2 अगर हमें पता चल जाए तो हम इसलिए फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। आपको क्लू दे दिए, अब अगर याद हो मोल फ्रैक्शन निकालने का तो निकाल करके दिखाइए, हम वेट कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट। बनाइए, बहुत आसान है, अब सब कुछ क्लू तो आपको दे दिए, अब इसमें बचा क्या है ना, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो हम बनाते हैं, हम ही बनाएं क्या। चलिए देखिए, इतना सी सब, इतना तो बता दिए, कितना सब कुछ किया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन। लेकिन मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ये तो पता है, इसका मोल प्लस सॉल्यूशन का टोटल मोल, यानी कि हमें क्या करना होगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा सभी का। क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले किसका निकालते हैं, CHCl3 का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3। फॉर्मूला याद होगा, गिवन वेट, गिवन वेट बाई मोलिकुलर या मोलर मास, ये बताया था लास्ट क्लास में। अब इसी को देखिए, इसका गिवन वेट कितना है, CHCl3 का आपका कितना दिया है, सोल्यूशन है 22.5 ग्राम, यानी 22.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास, इसका इसका, तो कार्बन 12, 12 13 और Cl3 क्लोरीन का होता है 35.5, यानी कि 12 प्लस 1 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 35.5। अब इसको आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसको निकाल करके बताइए कितना आएगा। ठीक है, ये आएगा 22.5 डिवाइड बाई 119.5, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.213, 0.213। ये किसका आ गया, आपका क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, इसी तरह हमें किसका निकालना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि सारा डेटा तो हम लिख चुके हैं, गिवन डेटा में सब कुछ लिख चुके हैं ना, नहीं, मतलब हम लिखे नहीं है। ठीक है, नीचे डेटा लिख लेते हैं। CH का पता हो गया हमें, प्रेशर P1 नोट दिया है मेरा 200 mm, और P2 नोट दिया है, कितना दिया है, 415 mm। ठीक है, और ये हो गया 22.5, वेट 40 ग्राम, इसका वेट 40 ग्राम दिया है,
वेट ऑफ डाइक्लोरोइथेन CH2Cl दिया है 40 ग्राम। बस हमें इतना ही डेटा भी चाहिए था। डिलीट कर रहे हैं इसको। तो हमें मोल क्लोरोफॉर्म का निकल गया। अब किसका मोल चाहिए हमें? डाइक्लोरोइथेन का। क्या हो जाएगा? गिवन वेट इसका कितना है? फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है? गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो गिवन वेट कितना है? 40 ग्राम। 40 डिवाइडेड बाई इसका कीजिए 12, पूरा एकदम बच्चा की तरह निकाल के बता रहे हैं। 2 + 2 × 35.5 ये कितना आएगा? 40 डिवाइड बाई 14 और 71 85। कैलकुलेट कीजिए। 40 दूनी 80 यानी क्या आएगा? 0.48 के आसपास। ठीक है, 0.47 ये हो गया इसका। अब टोटल मोल हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो टोटल मोल हो गया, दोनों का जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 0.47 प्लस 0.213 कितना आ जाएगा? 7 3 10 4 1 5 1 6 4 5 7 3 7 1 8 4 2 0.683 मोल हमारा आया टोटल। ये समझ में आया? ये क्लियर है? एकदम समझ में आ गया, क्योंकि क्लास 11 से ही निकालते आ रहे हैं कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा, क्लियर है? अब मोल हमको x2 चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 x2 यानी x2 क्या है यहाँ पे? डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कैसे निकालते थे इसको? मोल ऑफ, ठीक है, मोल ऑफ डाइक्लोरोइथेन डिवाइडेड बाई टोटल मोल, डिवाइडेड बाई टोटल मोल, यही करना है। तो CH2Cl2 का मोल कितना है? 0.47 और टोटल कितना है? 0.683। इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको ये आ जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद 0.688। क्लियर है? बस आप लोग को समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं इसको, बस एक ही इतना टाइम लगा रहे हैं इसमें। तो क्लियर हुआ इतना तक? आया ना सभी समझ में? आया? एकदम आसान है ना? ठीक है, नहीं समझ में आया तब कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। और क्या कर सकते हैं, बस हमें सब जो चाहिए। अब फिर से लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स रॉल्स यहाँ लिखा हुआ है आपका, क्या होता है? PT बराबर P1 प्लस P2 P2 माइनस 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो PT क्या हो जाएगा? P1 डेटा में क्या था? 200 दिया हुआ है, प्लस P2 415 माइनस 200 इंटू x2 यानी कि डाइक्लोरोइथेन का कितना है मोल फ्रैक्शन? 0.688। यानी इसी को आगे बढ़ाइए, 200 प्लस 215 इंटू 0.688 यानी 0.7 इसको मान सकते हैं, तब 147 यानी 200 निकालने का तरीका इस तरह से होता है, यानी 147 पॉइंट समथिंग आएगा। अप्रोक्स लेकर उतना ही छोटा सा, लेकिन एग्जैक्ट निकालिएगा तो वो 147.9 आएगा। यानी टोटल आंसर फाइनली हमारा कितना आया? 347.9 mm ऑफ H। ये हुआ हमारा सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर। क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो ये रहा, इन पे इस तरीके के क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाते हैं और आप आराम से बनेगा एकदम क्लियर। क्लियर है? तो ये हुआ रॉल्स लॉ पे इक्वेशन। अभी रॉल्स लॉ खत्म नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू चलेगा।
तो इसको उतारिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब उतार लीजिए आप लोग स्क्रीन। आ गया सभी को समझ में? अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। क्लियर है? अब देखिए इसी रॉल्स लॉ को हम और किस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं। तो आपको हेनरी लॉ याद है? हेनरी लॉ याद है ना? तो ये रॉड लॉ जो है एक स्पेशल केस है। क्या है? स्पेशल केस किसका? हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ का। हेनरी ने क्या कहा था, याद है? किसी को याद है तो बताइए। इक्वेशन याद है? P बराबर के एच इंटू एक्स, यही था ना इनका इक्वेशन? ठीक है, इक्वेशन तो यही था, और कोई डिफरेंट इक्वेशन तो था नहीं। तो अगर दोनों इक्वेशन किसका, रॉल्स और इन दोनों इक्वेशन को क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि जो क्या है कि पार्शियल प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर है रॉड में, यही कहा था क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, यही कहा था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी के एच एक्स है। अगर यहाँ ये एक्स, यहाँ ये एक्स मोल फ्रैक्शन हो जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अगर ये मोल फ्रैक्शन हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये भी P प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा, है ना? तो क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कि रॉल्स लॉ कुछ और नहीं, एक हेनरी लॉ का ही क्या स्पेशल केस है। क्लियर है? ठीक है, यहीं पे क्या किए थे, बस यहाँ P1 एक लिए थे इंटू एक्स। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा, इसको और इसको, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, एक ही डिफरेंस मिलेगा। यहाँ P1 नॉट कांस्टेंट है और यहाँ KH, और कोई खास डिफरेंस दोनों में नहीं। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये हुआ कंपेरिजन ऑफ रॉल्ट लॉ एंड हेनरी लॉ, यानी रॉल्ट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अभी जो हमने डिस्कशन किया वो वोलाटाइल सोल्यूट लेकर के किया था ना, यानी यहाँ सोल्यूट क्या था, वोलाटाइल। अब हम ऐड करेंगे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। इसका डिफिनीशन बता चुके हैं कि नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस क्या होता है, जो गैस फेज में कन्वर्ट ना हो, जो वेपर, जिसका वेपर हम ना बना सके। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं क्या हो सकता है, उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट पे। क्लियर है? हम तो हमेशा यही कहते हैं कि पहले क्या समझिए, एग्जांपल समझिए। तो लीजिए, जार लीजिए, इसमें लिक्विड भरिए और ये लिक्विड H2 वही लीजिए, और ऊपर से अब सोडियम क्लोराइड मिक्स करना शुरू करते हैं। ये सॉलिड है ना, सोडियम नमक सॉलिड है। तो यहां ये आकर के मिक्स होगा इसके साथ, ठीक है, आकर के मिक्स होगा। तो अगर मानते हैं कि अभी प्रेशर का लेवल यहाँ पे है, ठीक है, प्रेशर का लेवल यहाँ पे है, तो जैसे ही ये मिक्स होगा, इसमें कौन सा, NaCl का पार्टिकल, तो जो प्रेशर है, ठीक है, वो क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, प्रेशर क्या कर देगा, प्रेशर कम कर देगा पूरे सॉल्यूशन का। ये पॉइंट आ रहा है समझ में कि नहीं, ये बताइए क्यों ऐसा होता है, हम ये बता रहे हैं। लेकिन ये ऑब्वियस है कि जब किसी भी सॉलिड को मिक्स करते हैं किसी लिक्विड में, तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम जाता है। ऐसा क्यों होता है वो भी आ रहे हैं, ये पॉइंट पहले बताइए है कि नहीं।
ठीक है। क्या होता है यहाँ कि यहाँ जो सरफेस बनता है ना, यहाँ पे दोनों चीज पाया जाता है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। लेकिन जो इसमें जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है वो इंटायरली सिर्फ सॉल्वेंट का ही होता है। किसका होता है? सिर्फ सॉल्वेंट का। यानी सॉल्यूट, जब हम लोग सॉल्यूट सॉलिड मिलाते हैं, NaCl सॉलिड फॉर्म में मिला रहे हैं, तो वो वेपर प्रेशर में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। यानी सिर्फ वेपर प्रेशर जो होगा इस सॉल्यूशन का, सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का ही होगा। ठीक है। इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम जाता है। अब दिक्कत है, फिर बोलिए। ये क्लियर है? ऐसे क्या होगा, यहाँ पे आएगा तो अब इसका जो सॉलिड मिक्स हो गया है, तो जो अब सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एस्केप करना चाहता है यहाँ से ऊपर, ठीक है, लेकिन मिक्स होने के कारण ये एस्केप नहीं कर पाता है। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब सॉल्वेंट का कम जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? प्रेशर कम जाएगा। ये क्लियर है? ये समझना बहुत ही जरूरी था। ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत चीज डिस्कस कर लिए, लेकिन अभी ये तो शुरुआत है। तो इसको बोलते क्या है हम लोग? लिक्विड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें कि लिक्विड सॉल्वेंट होता है और सोल 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 ये क्या होगा? सॉल्यूट, और ये क्या होगा? सॉल्ट। तो इसमें कंक्लूजन ये क्या निकला कि जैसे ही हम कोई सॉलिड मिलाते हैं लिक्विड में, तो जो वेपर प्रेशर होता है वो सोलली किसके द्वारा होता है? सॉल्वेंट द्वारा। सॉल्यूट जो सॉलिड है वो कोई भी कार्य नहीं करता है वेपर प्रेशर में, इवन वो क्या करता है? रिड्यूस ही कर देता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखा जाए वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, तब क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? कंपोनेंट 1 यानी जो सॉल्वेंट, और इसी का क्या? मोल फ्रैक्शन। अब यहां से आपको फिर से याद आना चाहिए y बराबर mx, जो कि लीनियर इक्वेशन है मैथ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं। तो अगर अब हम ग्राफ प्लॉट करें, किससे किसके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे? क्या कर रहे थे? प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच, उसी पे कर रहे थे ना। यानी इधर क्या होगा? वेपर प्रेशर, और इधर होगा मोल फ्रैक्शन। कैपिटल नहीं, स्मॉल ही यूज करता है सभी। तो इसका क्या आएगा? ऑब्वियसली इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। क्या है? क्योंकि डायरेक्टली ये तो कांस्टेंट ही है, x जितना बढ़ाएंगे पीटी उतना ही बढ़ेगा। ये भी मैथ में आपको सिखाया जाता है। कोई क्लियर? तो ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का डिस्कशन। ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, ये P1 नॉट क्या है? ये भी जरा क्या है? ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट का, किसका है? प्योर सॉल्वेंट का। ये भी याद रखना यहाँ है। ठीक है। क्या है ये? प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। तो बताइए, कहीं किसी को कोई दिक्कत हुआ इतना देर तक में? ये हो गया, यानी अब दोनों चीज हम बता दिए। वोलेटाइल सॉल्यूशन का भी डिस्कशन हो गया, और
नॉन वोलेटाइल का भी डिस्कशन हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे अपने अगले डिस्कशन में। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, एक बार बोल दीजिए। अब आते हैं हम लोग आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन के डिस्कशन पे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आ रहे हैं आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के किस पे, डिस्कशन पे, कि आइडियल सोल्यूशन किसको कहते हैं और नॉन आइडियल सोल्यूशन किसको कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हम जब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बता रहे थे तो कहे थे कि अगर 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया हो तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ 20 ml, सिर्फ ये तो कह सकते हैं कि 20 ml सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली 80 ml ही क्या है, मेरा सॉल्वेंट है। ये हमने आपको कहा था। ऐसा क्यों कहा था, ये भी बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। लेकिन जब आइडियल हम लोग मान लेते हैं तो ऐसा क्या है, कह सकते हैं। क्लियर है, तो वही आइडियल सोल्यूशन आखिर होता क्या है, अब वही हमें उसी का जानना है। तो देखिए आइडियल सोल्यूशन करने लगा इसलिए माइनस हो रहा है। तो सिंपली आइडियल सोल्यूशन को यह कहा गया कि जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, यानी जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे क्या, आइडियल सॉल्यूशन। यानी वेरियस कंसंट्रेशन पे कंसंट्रेशन चेंज करते जाएं और स्टडी करें तो वो अगर रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तब उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। ये पॉइंट है समझ में। तो अगर इसका डिफिनेशन लिखने बोले तो सिंपली क्या होगा, सॉल्यूशन दैट फॉलोज रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ, इंटायर रेंज करने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम चेंज करें कैसे भी चेंज करें, इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, लेकिन रियल टाइम में ऐसा पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ पाया जाता है। उसका एग्जांपल बता रहे हैं आपको। जैसे कि पहला जो एग्जांपल है जो पाया जाता है वो है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। अगर इन दोनों को एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को अगर मिक्स करते हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। तो एग्जांपल भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसको भी नोट कर लीजिए। क्या बताया, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ठीक है। इसके अलावा भी सॉल्यूशन है, जैसे अगर इसके अलावा का बताएं तो हाँ, बेंजीन एंड टोल्यूइन। दूसरा एग्जांपल ये हुआ पहला, बेंजीन प्लस टोलुइन, TOLUENE, टोलुइन। ये दोनों सॉल्यूशन में क्या होता है, आइडियली बिहेव करता है। ये क्लियर हुआ। किसको कहा गया कि जो भी सॉल्यूशन हम बनाएंगे अगर वो रॉल्ट लॉ को फॉलो करता है ओवर इंटायर रेंज, क्या ये इंपॉर्टेंट है, ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम बदलते जाएं लेकिन क्या होगा यहाँ पे, एट फिक्स टेम्परेचर। ये ध्यान रखना है, टेम्परेचर हमको आगे पीछे नहीं करना है, नहीं तो अपने आप कंसंट्रेशन बदलते जाएगा। अगर हम कंसंट्रेशन बदलें तो फॉलो करना चाहिए क्या, रॉल्ट्स लॉ। दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ रॉल्ट्स and that is the ideal solution, actually not a statement of Raoult's, that is the ideal solution.
तो अब ऐसा आखिर आइडियल सॉल्यूशन बन कैसे सकता है, क्वेश्चन भी मन में उठ रहा होगा, उठना भी चाहिए। तो जैसे देखिए एग्जांपल लीजिए, H2O को हम H2O में यानी वाटर को वाटर में मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एकदम प्योर सॉल्यूशन। उसी तरह से अगर HCl को HCl में मिलाएंगे, यानी कहने का मतलब इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उसका बिहेवियर सिमिलर होगा। तो अगर हम H2O और HCl को भी मिलाएं, अगर हम H2O और HCl को भी मिलाएं तो जो इनका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो, ठीक है, इनका जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो वो भी क्या हो, अगर सिमिलर हो, यानी कहने का मतलब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में क्या आएगा, ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। जिस टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों में पाया जाता है, इन दोनों में पाया जाता है, अगर H2O और HCl को भी मिलाएं तो अगर वैसा ही अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स हमको मिल जाता है तब आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन संभव है। यानी तब कहते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। ये क्लियर है? आ गया समझ में? ये है आइडियल सॉल्यूशन। अब जब आइडियल पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हमको क्या नॉन आइडियल भी पढ़ना होगा। तो बता सकते हैं कोई नॉन आइडियल? इसका जस्ट उल्टा होगा ना, बस जस्ट उल्टा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी उन सभी सॉल्यूशन को कहेंगे जो क्या करें, इसी डिफिनेशन में आपको क्या करना है, दैट फॉलो के जगह दैट की जगह क्या लगा देना है, ऊपर यहाँ हम बता रहे हैं इसमें नहीं है, ठीक है। यानी क्या करना है, सॉल्यूशन दैट डजंट फॉलो रॉल्ट लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ क्या कंसंट्रेशन इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये पॉइंट क्लियर है? बताइए, लिख दें क्या? चलिए लिखें देते हैं। Solutions that doesn't follow Rolle's law over entire range of concentration, उसको क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी क्लियर हुआ? तो यहां क्या क्या केसेस बन सकते हैं? तो अगर ऐसा हुआ तो वाइपर प्रेशर क्या क्या कैसे कैसे वेरी करता है उसका डिस्कशन अब हम लोग करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नॉन आइडियल में हल्का सा डिस्कशन है, वो भी आप लोग समझ जाइए। देखिए, तब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो केस बना तो इसमें वाइपर प्रेशर ही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो वाइपर प्रेशर है वीपी से डिनोट कर रहे हैं सिर्फ, वो या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है या नहीं। देखिए अगर सॉल्यूशन जो एग्जांपल दिए थे, जैसे देखिए आप ए बी मान के एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, ए और बी है, इनके बीच का अगर जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये तो बताए थे अभी, अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर वो कम जाए, हो सकता है ऐसा कम तो जा सकता है, कम ना का क्या बोल, अगर ये कम जाए, ठीक है, क्या अट्रैक्टिव सॉल्यूशन, तो क्या होगा, कोई एक भागने का प्रयास करेगा, यानी बाहर निकलने का प्रयास करेगा। जब फोर्स कम जाए, जैसे दो ऑब्जेक्ट फिजिक्स में भी पढ़ते हैं ना कि फोर्स कम जाए तो एक ऑब्जेक्ट को आराम से हम खींच सकते हैं, यानी उसको बाहर पहुंचा सकते हैं, फेंक सकते हैं।
तो क्या होगा कि ये भागना चाहेगा। तब ये तो देखिए फिर से समझिए, ये क्या है, सॉल्यूशन है, तो ए और बी दोनों है। अब मान लिया ए ही भागना चाह रहा है, ठीक है, क्या करना चाह रहा है, भागना चाह रहा है, तो इस सॉल्यूशन में क्या करेगा, वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल, अगर यहां पे कहा जाए कि टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों करेगा, ये समझ में आया। ये भागना चाहेगा तो ये क्या है, लिक्विड में है यानी सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो जब भागेगा कब, जब उसको एक्सपेंड करेगा, यानी प्रेशर क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि टोटल वेपर प्रेशर हमारा सॉल्यूशन का बढ़ जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन किससे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। क्लियर है, ये समझ में आया। जैसे देखिए, अगर इसको जनरल आदमी एग्जाम्पल लिए, जैसे हम किसी और के साथ रूम शेयर करके रह रहे हैं। अब एकाएक मेरा रूम पार्टनर क्या करता है, कहता अब हम नहीं रहेंगे, हम भाग रहे हैं, तो क्या होगा, मेरे ऊपर रेंट का प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। अब जो हम 1000 पे कर रहे थे मान लिया, तब हमको 2000 पे करना पड़ेगा, यानी मेरे ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ये क्लियर है। उसी तरह से यहाँ अगर भागना चाहेगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर बढ़ जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, हम यूज करते हैं। आखिर डेविएशन का नाम हम क्यों ले रहे हैं, कि जैसे रॉल्ड साहब ने कुछ प्रिडिक्ट किया है अपने रूल के अनुसार। देखिए इसको और एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। रॉल्ड साहब ने डेविएशन का मतलब क्या हुआ, मान लिया कि हम क्या लिए थे, NaCl और H2O का सोल्यूशन। अब रॉल्ड साहब के अनुसार ये होना चाहिए 220 ml, ऑब्वियसली है जी, लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशन के बाद आया ये 220, तो क्या हुआ, डेविएशन हुआ ना। रॉड ने कहा इतना होना चाहिए, लेकिन इतना है, और हो सकता है ये 218 ही आए। तभी अगर एक कम आया, इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही बढ़ जाएगा। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें, पॉजिटिव डेविएशन का, पहले पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर इसके एग्जाम्पल का बात करें तो आपका एसीटोन, हाँ एसीटोन और एथेनॉल प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस एसीटोन का सॉल्यूशन इसका एग्जाम्पल है, किसका, पॉजिटिव डेविएशन का। इसमें होता क्या है कि एथेनॉल के बीच जो CH बॉन्ड होता है, बॉन्डिंग पढ़े होंगे, तो वो उसको एसीटोन क्या करता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। अब टूटेगा तो सोल्यूशन से बाहर भागना चाहेगा, तो बाहर भागने के क्रम में क्या करेगा, प्रेशर बढ़ा देगा पूरे सोल्यूशन का। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ऐसा नहीं कि वहां पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा कुछ, लेकिन क्या होगा, डेविएशन नीचे चला जाएगा, यानी कि जो प्रेडिक्ट किए थे वो कम। ऐसा क्यों होगा, इसका भी एक्सप्लेनेशन है, बताते हैं, या बताएं, आइडिया है आपके पास। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का केस। क्लियर हुआ ये, बताइए, ऑल क्लियर,
ऑल क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका रॉट लॉ का पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन भी हम बता दिए कि आखिर ये होता क्या है। अगर कुछ मिस किए हों तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और जिसको कोई क्वेश्चन हो वो हमें इस नंबर पे रीच कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है 6201411759। सिर्फ व्हाट्सएप, आप कॉल नहीं कर सकेगा इस नंबर पे, क्योंकि सिर्फ इसे मैंने व्हाट्सएप के लिए ही रखा है। आगे बढ़ें तो आइडियल नॉन आइडियल दोनों डिस्कशन हो गया। पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन क्या होता है इसका भी डिस्कशन हो गया। ये सेशन लंबा की जगह ऐसे भी आज संडे है, आराम से देखिए, सीखिए आराम से। हम इसीलिए तो एकदम बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं कि सबको समझ में आए। फास्ट भी कर सकते थे, फास्ट करते तो अब तक बहुत चीज खत्म हो चुका था, लेकिन हम जानबूझ के स्लो पढ़ा रहे हैं। आपको आइडियल सॉल्यूशन बता दिए, अब उसका हम क्या बताते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया, क्राइटेरियाज। क्राइटेरियाज यानी क्राइटेरिया ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो सबसे फॉरमोस्ट और पहला है डेल्टा एच यानी एंथैल्पी ऑफ हीट क्या होना चाहिए? 0। इसका भी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। क्या दर्शाता है ये? केमिकल सिग्निफिकेंस यहाँ कह सकते हैं। क्या दर्शाता है कि neither heat is absorbed nor heat is released। ना ही एब्जॉर्ब हुआ है ना ही रिलीज हुआ है। दूसरा कंडीशन है डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम ही क्या होना चाहिए? 0। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 20 ml HCl ले रहे हैं प्लस 80 ml वाटर ले रहे हैं, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए वो 100 ही होना चाहिए, ना कि 100 से ज्यादा या कम। डेल्टा भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये है दूसरा कंडीशन। और क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली तीसरा क्या होना चाहिए? मस्ट फॉलो, ये तो आपको सुनना ही बता रहा हूं, मस्ट फॉलो रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स, these are the three criterions for ideal solution। और एक क्वेश्चन पूछ चुका है 12th में। क्लियर है? आराम से सिर्फ देख रहे हैं, अरे इसको लाइक भी तो कीजिए, लाइक कीजिए, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है लेक्चर अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि हम बहुत ही धीरे पढ़ाते हैं और इस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, जनरल लाइफ से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक क्या होता है? फिनिश होता है। रॉल्ड्स लॉ कितना लंबा टॉपिक, लगभग 40 से 45 मिनट के बीच है, जबकि एक ही क्वेश्चन बहुत सारे थे हमारे पास। आगे आएंगे अगले क्लासेस में क्वेश्चन का एक अलग पार्ट ही रखेंगे, क्वेश्चन सीरीज एकदम अलग रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो वो बता सकता है। अब आता है हमारा सबसे मेन टॉपिक, जहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं, उसका डिस्कशन आज नहीं करेंगे, लेकिन फोर्थ कमिंग यानी कल की क्लास में क्या होगा वो बता दे रहे हैं। अब रॉल्ड्स लॉ खत्म हुआ। ये तो मेरा क्लास का नाम है द आरजे क्लास, केमिस्ट्री क्लासेस। आप सर्च कीजिएगा
यूट्यूब पे मिल जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन बहुत इजी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें क्या क्या है, क्या क्या डिस्कशन होगा उसके बारे में बता दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले डिस्कशन होगा रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ VP, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा होगा फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या, घटना या बढ़ना। ऑब्वियसली हीट देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट किसका घटेगा, तो क्या होगा, राइज लिखें या इंक्रीज लिखें, क्या लिखें बताइए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे केमिस्ट्री में सबसे बेटर क्या होता है, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह से घटेगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो हमारा चौथा होगा वो होगा ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। हालांकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुका है, जब बताया कि ऐड करते हैं तो क्या होता है, वेपर प्रेशर घट जाता है, बताया ना। तो इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और फिर से बता दे रहे हैं, किसी को दिक्कत हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए इस लॉकडाउन में। जय हिंद, जय भारत।